नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने और उनके प्रशासन ने भी, उनकी सरकार ने भी ऐसी सरकारों के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया है जो लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रही हैं, मानवाधिकारों को कुचल रही हैं, नागरिक आज़ादी पर अंकुश लगा रही हैं। एक के बाद एक उन्होंने इजराइल, तुर्की और फिर सऊदी अरब पर अपना जो विरोध है या अपना जो प्रभाव है उसको दिखाना शुरू कर दिया है। सवाल उठता है कि जब ऐसे देशों का नंबर आ गया है तो क्या भारत बचेगा? क्या मोदी सरकार के जो कारनामे हैं उनको जो बाइडेन आंख मूंद कर देखते रहेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे? ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा है और अमेरिका में भी चर्चा है और हिंदुस्तान में भी चर्चा है। तभी से चर्चा है जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने थे, बल्कि उनके चुनाव प्रचार के अभियान भी इस तरह की चर्चा थी कि अगर जो बाइडेन जीतते हैं तो उनका भारत सरकार, मोदी सरकार के प्रति क्या रवैया रहेगा। और चूंकि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में काफी छंती थी, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते थे, दोनों एक दूसरे का चुनाव प्रचार करते थे और तमाम तरह के मामलों में डोनाल्ड ट्रंप ने आंखें मूंद रखी थी। जिस तरह से मोदी सरकार ने सीए विरोधी आंदोलन को कुचलने की कोशिश की थी, जिस तरह से धारा 370 हटाई गई थी, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिनकी वजह से अमेरिका में अगर कोई दूसरा होता तो मोदी सरकार को दिक्कत हो सकती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नहीं हुई थी। लेकिन अब अमेरिका में दूसरी सरकार है, जो बाइडेन है, जो कि ट्रंप की नीतियों के उलट जाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल उनका रवैया बदला हुआ है और पहले से रवैया उन्होंने अपना जाहिर कर दिया था। तो एक एक करके उनके एजेंडे में ये सारी चीजें आ रही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व के देशों को ही टारगेट पर लिया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने तुर्की को चेताया था। जिस तरह से तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोवान ने वहाँ के छात्र आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, वहाँ इस्तांबुल में जो एक बड़ा विश्वविद्यालय है, आप उसकी तुलना जेएनयू से कर सकते हैं, वहाँ के छात्रों ने वहाँ जो रेक्टर की नियुक्ति है गलत तरीके से थी और जो अर्दोवान हैं उन्होंने अपने खासम खास को वहां नियुक्त करने की कोशिश की थी, एक खास एजेंडे के तहत, जैसे आरएसएस के एजेंडे के तहत जेएनयू में नियुक्तियां हुई हैं। तो उसके विरोध में छात्रों ने आवाज उठाई थी और हजारों छात्रों को अरेस्ट किया गया था, उनको जेल में डाल दिया गया था। बहुतों को अर्दवान साहब ने आतंकवादी घोषित कर दिया था, जैसे हिंदुस्तान में टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा लगा दिया गया है, जेएनयू के बारे में देशद्रोहियों का एक लेवल चिपका दिया गया है। तो वहां भी अर्दोवान की राजनीति कमोबेश भारत सरकार या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से मिलती जुलती है। तो उस पर सबसे पहले जो बाइडेन प्रशासन ने एक कड़ा स्टेटमेंट जारी करके कहा कि ये सब बंद कीजिए। इसके बाद इजराइल, जो कि उनका बहुत ही घनिष्ठ, अमेरिका का घनिष्ठ साथी रहा है, सहयोगी रहा है लंबे अरसे से, अमेरिका उसके रक्षा में हमेशा खड़ा रहा है, उसकी काली करतूतों पर पर्दा डालता रहा है, उससे, इजराइल से अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार भी फोन पर बातचीत तक नहीं की है। बेन्यामिन नेतन्याहू जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनका रवैया आप जानते ही हैं कि वो बहुत ही कट्टर किस्म के और रूढ़िवादी प्रधानमंत्री हैं और जो फिलिस्तीनियों के अधिकारों को कुचलने के मामले में उन्होंने सारी हदें लांघ दी हैं। उनकी भी डोनाल्ड ट्रंप से छंती थी, लेकिन समय बदल गया है और पासा पलट गया है। तो अब उनकी उपेक्षा हो रही है और ये माना जा रहा है कि इजराइल के मामले में भी बाइडेन सरकार बहुत कड़ा रुख अख्तियार करेगी। सऊदी अरब को लीजिए। सऊदी अरब जो कि खासम खास रहा है, अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं अमेरिका में, सऊदी अरब में, और सऊदी जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, बड़े पैमाने पर हथियार खरीदता रहा है अमेरिका से, उस पर जो बाइडेन ने अपनी लगाम कसनी शुरू कर दी है। पहली तो ये कि जो वहाँ के युवराज हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनसे बातचीत करने के बजाय उसने कहा कि जो वहाँ के बादशाह हैं सलमान, उनसे बातचीत करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस नीति को उलट दिया था। डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं क्लजनर, वो सीधे मोहम्मद बिन सलमान से बात कर रहे थे और मोहम्मद बिन सलमान ही सारी
जो सऊदी अरब की रणनीतियां हैं वो तय कर रहे थे। और अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बहुत अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर इजराइल के साथ बहुत सारे अरब देशों की दोस्ती करवा दी थी, उनका मेल मिलाप करवा दिया था। और सऊदी अरब ने उसकी आड़ में जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है छिपा रहा था, और डोनाल्ड ट्रंप उसको कुछ कह भी नहीं रहे थे। लेकिन बाइडेन का रवैया दूसरा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मोहम्मद बिन सलमान हमारे लिए कुछ नहीं है, हम किंग सलमान से बात करेंगे। राष्ट्रपति और जो राष्ट्राध्यक्ष हैं सऊदी अरब के, उनके बीच बातचीत होगी, उनसे नहीं होगी। हम आपको बता दें कि मोहम्मद बिन सलमान पर पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या का भी जुर्म है, आरोप है। और जो हत्या हुई थी उसमें तमाम सबूत यही कहते थे कि उनके आदेश पर ही वो हत्या हुई थी। और उसके बाद उस पर पर्दा डालने की कोशिश की थी। CIA की इस पर एक रिपोर्ट है, जो बाइडेन साहब चाहें तो उसको सार्वजनिक कर सकते हैं और उसका बड़ा असर पड़ेगा फिर मोहम्मद बिन सलमान के भविष्य पर। तो बाइडेन ने उनको अब कहना चाहिए कि उनकी हदों में बांधने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने सत्ता पर नियंत्रण पाने के लिए बहुत सारे लोगों को जेल में ठूंस रखा है, यहाँ तक कि मरवाने की भी साजिश रच रखी है उन्होंने। और मानवाधिकारों के मामले में रिकॉर्ड बहुत खराब है सऊदी अरब का, ये हम सब जानते हैं। तो बाइडेन ने जो हाथ मरोड़ने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है सऊदी अरब पर। यहाँ तक कि उन्होंने एक बड़ी आर्म्स डील को भी रोक दिया है, और इससे सऊदी अरब थोड़ा हड़बड़ाया हुआ है। लेकिन ये आश्वस्ति अमेरिका ने दी है कि ईरान के खिलाफ उसके बचाव में वो कोई कमी नहीं रखेगा, उसकी रक्षा करेगा। लेकिन इन सब चीज़ों पर उसे ध्यान देना पड़ेगा। एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि यमन में जो हूथी विद्रोही हैं उनको कुचलने का अभियान जो सऊदी अरब ने चला रखा है, और उसमें अमेरिका भी भागीदार था डोनाल्ड ट्रंप के समय से, अब एक चेतावनी दे दी है बाइडेन प्रशासन ने कि नहीं, अब यमन का युद्ध खत्म होना चाहिए, हूथियों का दमन बंद होना चाहिए। हालांकि ये माना जाता है कि जो हूती विद्रोही हैं उनको ईरान से समर्थन मिल रहा है, लेकिन इसको भी नज़रअंदाज करते हुए अमेरिका चाहता है कि यमन में शांति की बहाली हो, वहाँ जो परेशान लोग हैं, युद्ध से प्रभावित पीड़ित लोग हैं, उन तक मदद पहुँचे। और इसलिए वो एक तरफ सऊदी अरब पर नियंत्रण डाल रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, उसे धमका रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान को भी उन्होंने इस मामले में संकेत दिए हैं कि उसे भी हाथ पीछे खींचना पड़ेगा। तो आपने देखा कि ये तीन जो प्रमुख देश हैं मिडिल ईस्ट के, उनके प्रति बाइडेन सरकार का क्या रवैया है। अब आते हैं कि अगर बाइडेन सरकार ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति या विदेश नीति में लोकतंत्र, मानवाधिकारों को इतनी वरीयता दे रखी है, इतनी प्रमुखता दे रखी है, तो क्या भारत सरकार के मामले में वो आंख बंद कर लेगा? भारत में लगातार मोदी सरकार इस तरह की हरकतें कर रही, इस तरह की कार्रवाइयां कर रही हैं जिनसे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। राजद्रोह के मामले पत्रकारों पर, बुद्धिजीवियों पर, सामान्य लोगों पर इस तरह थोपे जा रहे हैं जैसे कोई आम कानून हो। राजद्रोह का, आतंकवाद के कानून, और अभी किसान आंदोलन के दौरान तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सुर्खी भी बना जब अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने और जो पर्यावरणविद हैं ग्रेटा थनबर्ग ने, उन्होंने विरोध किया, ट्वीट किया, और उसके बाद जो हंगामा मचा, और उसके बाद सरकार ने जो क्रैकडाउन किया है दिशा रवि के और दूसरे लोगों पर, वो भी बाइडेन सरकार की नज़र में है। और CA विरोधी आंदोलन जो कानून है अपने आप में वो भेदभावपूर्ण है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मोदी सरकार के लिए अब मुसीबत बन सकती हैं, और ये माना जा रहा है कि देर अबेर बाइडेन निश्चित रूप से मोदी सरकार से भिड़ेंगे, मोदी सरकार पर दबाव डालेंगे कि वो अपना रवैया दुरुस्त करे, लोकतंत्र का सम्मान करे। पहली बार जब दोनों नेताओं की फोन पर बातचीत हुई थी फरवरी के प्रथम सप्ताह में, तो उस समय भी बाइडेन ने ये परोक्ष रूप से कह दिया था कि जो नियम आधारित, कानून आधारित व्यवस्था है उसको ध्यान में रखकर चलना होगा दोनों देशों को, और लोकतंत्र एक साझा मूल्य है, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो वो एक हल्की सी कहना चाहिए चेतावनी थी। इसके बाद में जो
विदेश विभाग है अमेरिका का, उसने किसान आंदोलन के संबंध में चेतावनी दी थी कि यह शांतिपूर्ण आंदोलन है और यह उनका हक है। इसके बाद अमेरिका के ही जो लॉबिंग ग्रुप है भारत से संबंधित, उसने भी इस तरह की चेतावनी दी थी। तो लगातार अमेरिका से संकेत भी आ रहे हैं कि अब मोदी सरकार पर दबाव बढ़ेगा। मोदी सरकार को बाइडेन सरकार बख्शने नहीं जा रही है। मोदी सरकार ये कह के नहीं बच सकती है कि कोई दूसरा देश हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। ये कनाडा को आप कह सकते हैं, किसी पाकिस्तान या नेपाल को कह सकते हैं, लेकिन अमेरिका जो ताकतवर देश है, दुनिया का अभी भी सबसे शक्तिशाली देश है, और उससे आप पंगा नहीं ले सकते हैं, उससे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते हैं। हालांकि टर्की के राष्ट्रपति ने भी इसी तरह की भाषा में बात की कि यह हमारा आंतरिक मामला है, और बेन्यामिन नेतान्याहू से भी आप यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी इसी तरह का रिस्पांस अमेरिका को देंगे। तो ये एक चैलेंज भी होगा अमेरिका के लिए कि इन लोगों पर अंकुश लगाते समय वो किस हद तक जाएंगे। और अमेरिका के न केवल सामरिक हितों की बात है बल्कि आर्थिक हितों की भी बात है, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है और अमेरिका हमेशा अपने आर्थिक हितों को सबसे आगे रख के चलता है। तो बाइडेन साहब क्या लोकतंत्र और मानवाधिकार के मसलों को आर्थिक हितों से भी आगे अपना हित बनाकर रखेंगे? उनके अपने एजेंडे में ये होगा, अभी तक तो लग रहा है कि होगा। और अगर वो हुआ तो निश्चित रूप से मोदी सरकार के सामने मुसीबतें आने वाली हैं, क्योंकि उनके कारनामे ऐसे हो गए हैं, इतनी चीजें जमा हो गई हैं कि उन पर दबाव पड़ना लाजमी है। और अगर दबाव पड़ा तो बहुत सारे कहना चाहिए कि मोदी सरकार को अपना रवैया बदलने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। जिस तरह के निरंकुशतावादी ढंग से वो भारत को, देश को चला रहे हैं, वो उससे मुमकिन नहीं है कि बहुत दूर तक चला जाए, क्योंकि माहौल इस तरह का बनता जा रहा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा टकराव, हिंसा, नफरत, कानून का बेजा इस्तेमाल, मानवाधिकारों का हनन, गिरफ्तारियां, जेल में ठूसना, ये तमाम चीज़ें पिछले 2 साल में काफ़ी बढ़ गई हैं। और अगर वो और बढ़ती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोर भी बचेगा। न केवल अमेरिका बल्कि यूरोप के देश और दूसरे देश भी इसमें शामिल हो जाएंगे, और तब भारत की छवि तो ध्वस्त होगी, हो ही रही है। नरेंद्र मोदी की छवि बहुत कुछ ध्वस्त हो चुकी है पिछले 3-4 सालों में, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती की वजह से भी, और जो कुछ भी उन्होंने किया है उसकी वजह से भी। तो ये एक पूरा भारत सरकार की छवि, मोदी सरकार की छवि कमजोर हुई है, दागदार हुई है। और अगर ये चीजें और बढ़ती हैं तो पूरे देश की छवि बिगड़ेगी। और ऐसे में तमाम शक्तियों को, जिनमें चीन और रूस भी शामिल हैं, ये मौका मिल जाएगा, बावजूद इसके कि उनका रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से वो भी भारत को दबाव में लाने की कोशिश कर सकते हैं, या भारत से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे चीन ने सीमा पर तमाम तरह की घुसपैठ करके, हमारी भूमि पर कब्जा करके ये एक संकेत दे दिया है कि वो क्या कर सकता है, और भारत सरकार उसके जवाब में छटपटा कर रह सकती है, लेकिन जो चीजें छीन ली गई उसको वापस लाने की हिम्मत उसमें नहीं है। तो इन स्थितियों को देखिए, बाइडेन जिस दिन मोर्चा खोलेंगे, मोदी सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, और फिर शायद दूसरे तरह की सियासत की जरूरत पड़ेगी मोदी सरकार को, और उसे अपने बचाव के रास्ते तलाशने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपने इसे पसंद किया होगा और आप इसे बड़े पैमाने पर लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, ताकि ये चीज़ें दूर दूर तक जाएं, क्योंकि गोदी मीडिया इन मुद्दों पर बात नहीं करता, या करता भी है तो एक खास एजेंडे के तहत। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।